स्ट्रेस से ही आता है, क्योंकि हम जब स्ट्रेस लेते हैं उसी वजह से आता है हमें। मेलेनिन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं शरीर के अंदर, स्ट्रेस से भी होता है, जिससे हमारे पेट में ग्लूटाथियोन नहीं बनता है। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम ग्लूटाथियोन नहीं बनेगा और पीएच लेवल नहीं बनेगा तो झाइयाँ हो जाती हैं। नहीं, ये सभी चीज़ें वैसे आपस में मिक्स भी हैं, लेकिन इनको आपस में मिक्स मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो, हमारी जो त्वचा का जो पीएच लेवल है वो थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। अभी आप सोचोगे कि हमारी त्वचा का पीएच लेवल एसिडिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना है कि हमेशा बॉडी एल्कलाइन अच्छी होती है। ठीक है, हमारी जो त्वचा का पीएच लेवल है वो होना चाहिए 5 से लेकर 6 के बीच में, 5 to 6%। हाँ 5 to 6, ये जो कि हल्का सा एसिडिक होता है। Okay. अभी 5 से 6 के बीच में अगर हमारा स्किन का पीएच लेवल रहेगा, खास करके हमारे फेस का, तो ये क्या काम करेगा? पहली बात, ये आपकी त्वचा में हल्की सी हीट रखेगा, मतलब आपकी त्वचा बहुत मामूली सी हल्की सी गर्म रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी, हल्की सी हीट रखेगा, हाँ बहुत मामूली सी, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करेगी, गुलाबी स्किन रहेगी, रेड नहीं गुलाबी, हल्का सा एक हल्का सा प्यारा सा ग्लो चेहरे पे होगा, बीमारी वाला ग्लो नहीं कि रेड हो रहा है चेहरा तो बीमार लग रहा है चेहरा, एक हल्का सा ग्लो, हेल्दी वाला ग्लो। ठीक है, और एक जो हमारी जो त्वचा होती है वो ऑप्टिमम लेवल में कब काम करती है, मतलब अपने फुल परफॉर्मेंस वो कब देती है, जब उसका पीएच लेवल होता है 5.5। ओके, हमारी त्वचा का जब पीएच लेवल 5.5 जब होगा ना, तो वो अपने फुल ऑप्टिमम में काम करती है, यानी कि वो सही मात्रा में तेल निकालेगी त्वचा से, सही मात्रा में उसको शाइन रखेगी, सही मात्रा में उसमें कोलेजन बनेगा, सब कुछ उसमें सही मात्रा में होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शरीर एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम हेल्दी रहें। अगर हमारी त्वचा एल्कलाइन, ये सवाल मेरे से पेशेंट ने और पूछा था, अगर हमारी त्वचा एल्कलाइन रहेगी, यानी कि मान लीजिए अगर हमने किसी जतन से हमने बॉडी का पीएच लेवल कर दिया 7, मतलब बॉडी का पीएच लेवल तो 7 रहता ही है, अगर हमने त्वचा का पीएच लेवल 7 कर दिया ना, तो हमारी स्किन हो जाएगी ड्राई, सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, और रिंकल्स पड़ जाएंगे और फाइन लाइन्स आ जाएंगी, और आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारा त्वचा का पीएच लेवल अगर जाता है 5 के नीचे, है ना, मैंने जैसा भी कहा कि एसिड होगा तो अच्छा रहेगा, अगर हमारी त्वचा का पीएच लेवल 5 के नीचे जाता है, तब क्या होगा शरीर के अंदर? तब हमारी त्वचा हद से ज़्यादा लाल हो जाएगी, धूप में जाके झुलस जाएगी, धूप में हीट पड़ेगी चेहरे पर, लाल हो जाएगी, रंग काला पड़ जाएगा, मेलाज्मा हो जाएगा। ठीक है, और इंजर्ड भी त्वचा आपकी हो सकती है उससे। तो जैसे ये हम ये करवाते हैं, पीलिंग करवाते हैं और डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, ये आपकी त्वचा को एसिडिक कर देते हैं, पहले एसिडिक कर देते हैं, जो ऊपर की लेयर उतारते हैं उससे। हाँ, तो वो जो हमारी नीचे की जो पीलिंग एजेंट होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, जो कि आपकी अपर लेयर को उतार देता है, एसिडिक फॉर्म में होता है ना, जो आपकी ऊपर की लेयर को उतार देता है। हाँ। ऊपर की लेयर को उतारने का मतलब कि आपकी प्रोटेक्शन जो चेहरे पे थी वो खत्म हो गई, जो बेबी स्किन है वो उतर गई हमारी, हाँ, जो प्रोटेक्शन है आपकी वो खत्म हो गई आपके चेहरे से। अब आप प्रोटेक्शन हटा लोगे, आप जरा सीमा पे से हमारे पाकिस्तान सीमा पे जरा आर्मी हटा लीजिए, क्या होगा? तो हमारी जो फेस का जो पीएच लेवल होता है वो 5 रह जाता है। हमारे जो फेस का लेवल है, पीएच लेवल है, वो उससे भी डाउन चला जाएगा, उससे भी डाउन चला जाएगा। हाँ, अभी आप थोड़ा सोचो कि अगर हमें अपनी आइडेंटिफाई करना हो कि हमारी त्वचा का पीएच लेवल क्या है, सिंपल तरीका है, अगर आपकी त्वचा बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, या आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा लाल है, या फिर धूप में जाने पे वो लाल हो जाती है, या फिर कोई भी क्रीम पाउडर यूज़ करने पे वो लाल हो जाती है, स्टेरॉइड वाले नहीं, कोई भी क्रीम, जैसे मान लीजिए देसी घी आप लगा रहे हैं, कोकोनट आप लगा रहे हैं, उससे भी वो लाल पड़ रही है ना, या फिर आँख के सामने गए आप तो उससे लाल हो गई, ठीक है, और बहुत जल्दी आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब आपकी त्वचा का पीएच लेवल 5 से नीचे है, आपको अपने शरीर को एल्कलाइन बनाना चाहिए। ओके। और यदि आपकी त्वचा ड्राई है, सूखी है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन पड़ गई हैं, समय से पहले बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो आपको त्वचा को थोड़ा सा एसिड बनाना चाहिए, केवल अपने डाइट में चेंज करके, लगाना कुछ नहीं, तब भी, हाँ, लगाना कुछ नहीं तब भी चेहरे पर, हाँ, घी, कोकोनट ऑयल और ये लार आप लगा सकते हैं। एक लार ही है जो आपके त्वचा के पीएच लेवल को मेंटेन कर देती है, और ये अमृत है, लार से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, इवन घी भी ला के सामने फेल है, क्योंकि वो आपका शरीर बना रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग। ये चीज़
उन्होंने भी बताई है कि अगर हम जैसे अपनी लार को यूज़ करें तो बहुत अच्छी है। सुबह मॉर्निंग में उठते ही पहले अपनी लार को फेंकना नहीं है, पानी उसको- पीजिए, उससे आपकी स्किन फ्लॉलेस बनती है और स्किन ग्लो करती है बहुत ज़्यादा। और खाना खाने से पहले भी आपको जैसे आप खाना खाने बैठे तो उससे पहले 5 मिनट्स पहले आपको पानी पी लेना चाहिए। थोड़ा सा पानी सिर्फ पीना एक चाहिए। सिप पीना चाहिए, हाँ। इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पीना है। 1 सिप 2 सिप पी लीजिए कि जिससे आपकी जो लार है वो आपके अंदर जाए पानी के ज़रिए और आपको फ्लॉलेस बनाए, आपके गट को ठीक रखें। देखो एक चीज़ हो रहा है ना, अभी अब चलो हम खाने पीने की बात कर रहे हैं या फिर हम डाइट की बात कर रहे हैं और खाने पीने की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ होती है कि हमारा जो शरीर है वो 6 साइकिल में काम करता है। ओके। हमारे शरीर की 6 साइकिल होती हैं, ठीक है। अब 6 साइकिल ये कौन कौन सी, हमारा मतलब कि जो हमारा शरीर है वो 6 शिफ्ट के अंदर काम करता है। और ये जो शिफ्ट को हम बांटते हैं, इसको हम बांटते हैं आयुर्वेदिक साइकिल के रूप में, वात पित्त और कफ। तो जब हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है तब हमें हैवी से हैवी फूड लेना चाहिए। आप उस समय कुछ भी पचा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी का उस समय आपकी बॉडी एसिड पित्त प्रधान है। अब उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी का जो समय जो है पित्त प्रधान है वो कब होता है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। ओके। सुबह के 10 से 2, रात को 10 से 2। यानी कि अगर आप सुबह में भारी से भारी खाना खा लेते हो 9 या 10 बजे, कोई भी हैवी फूड, आप इजीली पचा सकते हो उसको। जरा कभी भारी खाना जरा 3 बजे खा के आप देखो, आप बीमार पड़ जाओगे। बहुत हैवीनेस हो जाती है। हैवीनेस हो जाती है, सर में दर्द हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे आप, और अगले 2-3 दिन तक खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, आपका गैस बन जाएगी। परंतु अगर वही खाना आप सेम सुबह को 10 बजे आप खाओगे तो वो इजीली पचा लोगे, पता ही नहीं लगेगा उसका कि वो गया किधर, क्योंकि उस समय हमारा शरीर पित्त प्रधान है, वो इजीली पचा सकता है। और 2 बजे के बाद में हमारा शरीर जो है हमारा शरीर हो जाता है वात प्रधान। तो पित्त प्रधान हमारा कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से 2 बजे तक, 10 से 2। सुबह को 10 से 2, रात को 10 से 2। और वात प्रधान 2 से? बात को मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अभी इतना मैं ध्यान नहीं रहा है कि बात और कब में कन्फ्यूजन है। वैसे जो हमारा बात प्रधान होता है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। ठीक है। 6 से 10, हाँ ठीक है। वात हमारा 6 से 10, सुबह को भी 6 से 10, शाम को भी 6 से 10। ठीक है। अब बाकी जो समय बचा हमारा वो हो गया कफ प्रधान। ठीक। ये सही है। ओके। अब जैसे कि ग्लूटाथोन एक्टिव क्या होगा, ये हमें कैसे पता चलता है कि जैसे आपने कोई भी, जैसे हमें है कि हमें अपनी स्किन के लिए ग्लूटाथोन हमारे स्टमक के लिए भी अच्छा है, हमारे गट के लिए मतलब और स्किन के लिए भी अच्छा है, तो वो हमें कैसे पता चले कि बैलेंस है या नहीं है, हम कैसे ग्लूटाथियोन के साथ में देखो, ग्लूटाथियोन की चर्चा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक्चुअल में स्किन वाइटनिंग का काम आता है। इवन ये आपकी पिगमेंटेशन की बहुत हद तक लाइट कर देता है। अगर आप 1 महीने ग्लूटाथियोन अगर ले लो आप, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो 60, 70, 80% खत्म हो जाती है इससे, ग्लूटाथियोन से, ठीक है। जो कि मैं डाइट के लिए अब लेके आऊँगा और नेचुरल चीज़ें ही बताऊँगा कि आप ग्लूटाथियोन की चीज़ें क्या क्या ले सकते हैं शरीर के अंदर पूरे दिन में। लेकिन वो टाइमिंग में मैं वही बताऊँगा जब जिसमें पित्त प्रधान ज़्यादा होता है हमारी बॉडी, जैसे सुबह को 10 से 2, रात को 10 से 2, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो, हैवीनेस ना करे। देखो ग्लूटाथियोन एक अमीनो एसिड है और हमारे हर प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी है, केवल ग्लूटाथियोन ही नहीं। ग्लूटाथियोन की चर्चा केवल इसलिए होती है क्योंकि वो स्किन को वाइट करता है, परंतु ग्लूटाथियोन जो अक्सर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कैंसर वाले पेशेंट के ऊपर। एक्चुअल में पहले कैंसर वाले पेशेंट के ऊपर यूज़ किया गया था, परंतु जब इसके इफेक्ट दिखे कि ये मेलानिन को भी प्रोडक्शन कम निकालता है, तब इसको स्किन वाइटनिंग में लेके आया गया, ठीक है। सबसे पहला यूज़ इसका कैंसर में होता, और जब ये इसका इफेक्ट देखे कि स्किन को भी वाइट करता है, तब ये इसमें यूज़ होने लगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, स्किन वाइटनिंग एजेंट के रूप में। लेकिन बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये नेचुरल सोर्स से लेनी चाहिए, ना कि दवाई से। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बैलेंस है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, जैसे कि अब हमें सभी चीज़ें नॉर्मल करनी है, जैसे ग्लूटाथोन भी लेना है, साइट्रिक एसिड भी लेना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल परफेक्ट है हमारी बॉडी में? आपका शरीर खुद बहुत इंटेलिजेंस है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो खुद एलिमिनेट कर देता है उसको। कि जैसे मैं तो फिट हूँ, मैं योगा भी करती हूँ जैसे, और सुबह नॉर्मल फिट रहती हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता किसी भी तरह का, तो फिर भी मेरे अंदर कमियाँ कैसे दिखाई देती हैं कि मुझे वो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है।
क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि हम जो है शरीर के अंदर अपनी सभी चीज़ों को, जितने विटामिन हैं, मिनरल्स हाँ, हैं, सब अमीनो ले एसिड रहे हैं, सबको बैलेंस कैसे रखें। ठीक है, हमें ये बैलेंस कैसे है, हम कैसे पता लगाएं। हाँ। तो वो कोई पता लगा नहीं सकता इस चीज़ के लिए। अगर पता लगाना जाएंगे तो जांचें हो जाएंगी, कम से कम 50-60-1 लाख तक की जांचें हो जाएंगी सारी की सारी, अगर कोई पता लगाना चाहे इस चीज़ का तो। लेकिन हमारी बॉडी खुद बहुत समझदार है। आप फॉर एग्जांपल आप ये मानिए, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके शरीर के अंदर पानी की सही मात्रा है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको लगता है कि पानी की सही मात्रा आपके शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए आपने पानी को ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होगा, शरीर को जितनी ज़रूरत है शरीर उतना ही रखेगा, बाकी सबको आपके यूरिन के रास्ते, आपके पसीने के रास्ते सबको आउट कर देगा। तो ये हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि वर्क करता है। ऐसे ही ग्लूटाथायोन है, अगर हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में है तो वो खुद ब खुद खानों से खींच लेगा जो हम लेते हैं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम प्रॉपर वे में योगा भी करते हैं, मेडिसिन भी, मतलब जो हमारा ये है मील है पूरा प्रॉपर वे में अच्छा है। ठीक है, पूरे दिन हम स्ट्रांग रहते हैं, मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे अपने आप ही ऐसा लग रहा है। बट फिर भी मुझे स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों हो रही है बार बार? ना मैं कोई क्रीम लगाती हूँ, ना कॉस्मेटिक, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ, कोई फैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रेस नहीं है, फिर भी क्यों हो रहा है मुझे? देखो, कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर, कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं आती है। कॉज एंड इफेक्ट, ये विज्ञान का नियम है। टेस्ट भी सही है सर। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जहाँ कारण होगा वहीं पे इफेक्ट होगा। जहाँ धुआं है तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे आग भी होगी, बिना आग के तो धुआं नहीं हो सकता। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। अगर मान लीजिए जैसे आपको तो लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको सभी कुछ तो नहीं पता ना शरीर के बारे में। हाँ, अगर आप शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं तो पहली बात तो फिर आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर आप जानते हो तो स्किन की प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं फिर उस समय पर। अगर आपको लग रहा है कि आपका डाइजेशन ठीक है, आपके हेल्थ ठीक है, आपको स्ट्रेस पे नहीं है, आपका खाना पीना भी सब कुछ ठीक है, परंतु फिर भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम आती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है, कि जैसे मेरी टाइप ऑफ स्किन क्या है आपकी। जैसे मेरी स्किन ब्लैक हो रही है, झाइयाँ भी नहीं कह सकते, सिर्फ ब्लैकनेस हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेरी डाइट भी अच्छी है, मैं पूरी प्रॉपर डाइट लेती हूँ, तो फिर देखिए कमी तो कहीं ना कहीं से निकलेगी, ऐसी बात नहीं होगी। मैंने वही कहा ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब जैसे मान लीजिए पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, वो मेरे को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत हेल्दी डाइट लेता हूँ, मैं सुबह उठते के साथ ही 1 गिलास पहले गर्म पानी पीता हूँ। तो बस पहली गलती तो आदमी वहाँ कर रहा है कि एक उठते के साथ ही गर्म पानी पी रहा है। भाई गर्म पानी आप क्यों पी रहे हो? आपको पानी पीना चाहिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी आप पिएंगे तो पहले आपका स्टमक उसको ठंडा करने में लगाएगा पानी को, तब जाके वो कहीं डाइजेस्ट होगा। मतलब कि उसको ठंडा करने में भी एनर्जी खत्म हुई, उसको तो उसने सुना था कि गर्म पानी पीने से लाभ मिलता है, इसलिए वो ले रहा है, परंतु शरीर का तो नहीं पता ना उसको शरीर कैसे काम करता है। तो यानी कि हमें अपनी बेसिकली अपनी डाइट पे पहले फोकस करना पड़ेगा। कहीं हमारी डाइट में प्रॉब्लम है तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ओवरऑल तो बाकी तो सब कुछ ठीक है, डाइट ही मेन है हमारी, जो हम मॉर्निंग से लेना शुरू करते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए हमारे खाने पीने से ही हमारी त्वचा बन रही है, हमारा शरीर जो बन रहा है वो हमारे खाने पीने से ही बन रहा है। तो खाने पीने में बेसिक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और फर्मेंटेशन क्या होता है सर? फर्मेंटेशन होता है जैसे हम दूध से दही बनती है, फर्मेंटेशन उस चीज़ को बोलता है। अच्छा, फर्मेंटेशन दूसरा टर्म में भी यूज़ किया जाता है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि पेट आपका फूल गया, तना तना हो गया, फर्मेंटेशन उस चीज़ को बोलता है। ओके, जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी कहते हैं ना अफारा हो गया ना, कि काफ़ी भारी भारी सा हो रहा है, तो ये चीज़ें मुझे वो छोड़ ही देते हैं हम खाना, कि उस चीज़ से हमें ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना। जी, और एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन फीमेल का हार्मोन होता है, मेल एंड फीमेल दोनों का हार्मोन होता है। एक्चुअल में जो ईस्ट्रोजन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंटेशन के लिए कई केसों में। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला लगातार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है, उसका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से उसका ब्लड का फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा,
ब्लड का फ्लो बढ़ने से आपकी जो बारीक नसें हैं वो इंजर्ड हो जाएंगी, जिससे कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है, या मोटेड स्किन हो सकती है, या आपकी स्किन ब्लैक पड़ सकती है। यही केस सेम होता है। अब जैसे हमारे पास में कुछ पेशेंट्स हैं, वो 1-2 महीने में या 3 महीने में अबॉर्शन वाली पिल खा लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी नहीं रखते वो। ठीक है, और मैंने कई बार बोला कि सेफ्टी रखो। ठीक है, उनके हस्बैंड को भी बोला कि भाई अपना ख्याल नहीं तो अपनी कम से कम अपनी बीवी का ख्याल रखो। उनको ये क्यों खिला रहे हो हार्मोन्स की पिल्स आप? उससे क्या होता है, उससे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, जो कि आपका एक्चुअल में पिगमेंटेशन को कॉज करता है। ओके। ठीक है, मोर एस्ट्रोजन लेवल, मोर पिगमेंटेशन। और नेक्स्ट नॉन जीएमओ और जीएमओ क्या होता है? नॉन जीएमओ, जीएमओ कौन सी टर्म में आप यूज़ कर रहे हैं इसको? जैसे ये बनाइए मुझे जीएमओ कौन से टर्म में आप यूज़ कर रहे हैं? मतलब किस रिलेटेड आपने पूछा? सोयाबीन के स्प्राउट जैसे हम खाते हैं तो उसमें हमें मिनरल और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, और ये नॉन जीएमओ और जीएमओ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी स्किन को ठीक करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है? मतलब उस टर्म में आप पूछ रही हूँ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के रूप में आप पूछ रहे हैं आपको, नॉन जीएमओ। जी। देखो, जो हमारा खाना है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, ये साइंस थोड़ी सी गहराई में जाके है। ठीक है, और ये केवल हमारे इसी शरीर में काम नहीं करती है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती रहती है, पीढ़ी दर जैसे पीढ़ी। जीन्स काम करते हैं। हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम पूरा का पूरा शाकाहारी हैं, टोटल वेजिटेरियन हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जितने वेजिटेरियन लोग होते हैं, अधिकतर दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो टोटल वेजिटेरियन हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खाना इंसान के लिए नहीं है। ठीक है, और जो लोग वेजिटेरियन डाइट को शुरू कर देते हैं, तो वो जो खाना और छोटा और सूक्ष्म रूप में जाते जाते वो हमारे जीन्स में जाके चेंजेस कर देता है, बदलाव कर देता है। यानी कि अगर कोई वेजिटेरियन फैमिली है और वो लगातार वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रही है, और वो लगातार उसकी फैमिली भी वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रही है, तो आगे जाके उनकी जीन्स की क्वालिटी इतनी हाई हो जाएगी, वो एक तरह से माइंड से सुपर ह्यूमन हो जाएंगे, समझे। और जो जितना एनिमल वाली चीज़ें लेता जा रहा है, उतना ही वो डल होता चला जाएगा। आने वाले 100 या 200 साल में 2 कैटेगरी में आदमी डिवाइड हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगले 200 साल में एक तरफ तो वेजिटेरियन, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन सारे के सारे चले जाएंगे, उनके अंदर वही एनिमल वाले गुण होंगे, और वेजिटेरियन में सारे के सारे रहेंगे सात्विक, जिसको हम बोलते हैं सत और तमस। ठीक है, तो ये इसमें बहुत गहरी साइंस है। इसके लिए तो अगर 1 घंटे का लेक्चर भी तो वो भी कम है, क्योंकि इसमें केवल हमारे शरीर नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी हुई है। कोई अभी अगर इंटरनेट पे सर्च करेगा कि जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वेजिटेरियन ही रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा नॉन वेज फूड है वो हमें नीचे की तरफ को गिराता है, और वेजिटेरियन जो फूड है हमें ऊपर की तरफ को उठाता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, जो हमारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक ही होता है, हार्मोन होता है फीमेल। ये दोनों ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपको फीमेल बनाने के लिए। ओके। देखो, अब यही तो चीज़ है ना, छोटी छोटी घटनाएं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी घटना क्या, मेल और फीमेल के शरीर के अंदर, मेल और फीमेल के शरीर में अंतर ही क्या होता है, एक छोटे से हार्मोन का, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। मान लीजिए अगर किसी मेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा भी बढ़ गया, उसके अंदर फीमेल वाली क्वालिटी आ जाएंगे सारे के सारे। ओके। ठीक है, केवल इस छोटे से बदलाव से, केवल हमने थोड़ा सा हार्मोन को बदलाव किया। अगर हमने किसी आदमी को औरत बनाना हो, तो हम उसको एस्ट्रोजन की दवाई अगर खिलाना स्टार्ट कर देना किसी भी आदमी को, तो वो औरत बन जाएगा। ठीक है, उसके ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाएगा, उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आवाज़ में बदलाव उसके आ जाएगा। ठीक है, जितने भी फीमेल का कैरेक्टर होता है वो उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम किसी फीमेल को मेल बनाना चाहें, तो उसको टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर देंगे, तो उसके अंदर मेल वाले कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि
वो कहेगी कि मैं बाइक चलाती हूँ, या फिर बाल कटा लेगी, लड़कों वाले कपड़े पहनना शुरू कर देगी, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी। ठीक है इस तरह से। हाँ, तो केवल 1 mg का बदलाव करना है हमारे शरीर के अंदर इन चीज़ों का, ओनली 1 mg। तो ये इतना बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आ जाएंगे केवल थोड़ा सा बदलाव करने पर। तो अब आप खुद सोचो कि इतना थोड़ा सा हार्मोन में बदलाव करने में जब इतना बड़ा चेंज हो गया, हमने बंदे का जेंडर ही चेंज कर दिया वो पूरा का पूरा, तो खाना तो एक बहुत बड़ी घटना है हमारे शरीर के अंदर जो कि हम डेली करते हैं। और मेटाबॉलिक हमारे शरीर को किस तरह से, मतलब क्या चेंजेस करता है सर मेटाबॉलिक? देखिए, मेटाबॉलिज्म का आप समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का पूरे शरीर का होता है, तो हमारी उससे हेल्थ बनती है, इम्यून सिस्टम बनता है, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल जो साइकिल है हमारी पूरे शरीर की वो चलती है। मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें पूरा शरीर कवर होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, ठीक है। इसको किसी उसमें नहीं बांधा करता, ये शरीर के हिसाब से होता है अपना। अब एक किसान है, वो दिन रात जो है काम कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, वो खाने को बहुत फास्ट पचा सकता है, एनर्जी को बहुत तेजी से कन्वर्ट कर सकता है। एक बैठने वाला इंसान है सारा दिन, वो नहीं कर सकता जी। तो दोनों का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म दोनों का अलग अलग है। मेटाबॉलिक रेट से आपकी स्किन पे भी फर्क पड़ता है, मेटाबॉलिक रेट से आपके बॉडी के पीएच लेवल पर भी फर्क पड़ता है, मेटाबॉलिक रेट से आपके वेट पर भी फर्क पड़ता है, खाने के डाइजेशन में भी फर्क पड़ता है, आपकी बुद्धि में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने, हर चीज़ में फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई अपनी बुद्धि को बहुत तेज़ गति से इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत फास्ट, तो उसको फिर खाना चाहिए, क्योंकि वो जो शरीर की जो सारी एनर्जी है ना, शरीर की सारी एनर्जी उसके दिमाग के अंदर जा रही है, इसलिए तो उसको चाहिए खाना ज़्यादा, ठीक है। वो भी ऐसा खाना जो कि उसके पेट को हैवी ना बनाए। आपने देखा ना, अगर आप हैवी खाना खा लो आपको नींद आने शुरू हो जाती है, आपका दिमाग ब्लर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है उससे, ठीक है। तो खाना भी हमें वो खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर को एक्चुअल में हल्का करता हो, ना कि भारी करता हो। तो जो एक सिंपल सा एक नियम है, जो खाना हमारे शरीर को हल्का करता है वो खाना हमारे लिए बेस्ट है, और जो खाना हमारे शरीर को भारी करता हो वो हमारे लिए खाना जहर है। एक सिंपल सा लॉजिक है। पर खाना तो सभी सही होता है ना सर, कि बस उसको खाने का तरीका आना चाहिए। खाना सभी सही नहीं होता, खाना सभी सही में तो आप देखो, अब ये तो ट्रेडिशन होता है कि जैसे अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो उन सभी के लिए खाने की डेफिनेशन अलग अलग है ना। अब जैसे मान लीजिए हिंदू लोग हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, या जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, इवन मुस्लिम भी, उनके लिए मुर्गा खाना नहीं है, ठीक है, उनके लिए बकरा खाना नहीं है। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाला है उसको बकरे में खाना दिखता है अपना, कि ये मेरा खाना है। तो ये चीज़ है, और जबकि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते उस चीज़ को कि वो खाना कैसा हो सकता है किसी का, सोच के जो घिन आ जाती है उसको, ये भी है ना। तो ये खाने की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग होती है, तो हर खाना हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। खाना हमारे शरीर के लिए वो हेल्दी है जिसको खा के हैवीनेस फील ना हो और हमारा शरीर नीचे की तरफ को ना गिरे। अभी हम जितने भी हम एनिमल वाले फूड हम जितने भी लेंगे, हमारे शरीर के अंदर वही कैरेक्टर डेवलप होंगे जो एनिमल के अंदर होता है। मैंने भी आपसे क्या कहा था कि जैसे वो सूक्ष्म रूप में जाते जाते हमारे जेनेटिक्स में चेंज कर देता है। तो जो आदमी लगातार, जिनकी पीढ़ियां लगातार नॉनवेज खाते जा रही हैं, वो और वायलेंस करते जाएंगे, वो मोर वायलेंस हो जाएंगे, और एक बार को जाके बिल्कुल जंगली हो जाएंगे, वो बिल्कुल एनिमल वाली कैटेगरी में, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी उनकी। ठीक है, हर बात पे तलवार निकाल लेना, हर बात पे गाली दे देना, उनके साथ में ये रहेगा, क्योंकि वो एनिमल वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं। वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं, एकदम हाइपर हो जाते हैं वो उसी तरह वो इंसान कहलाने के फिर लायक नहीं है ना। तो मैंने वही कहा कि आने वाले 200 साल में इंसान 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो वेज और एक नॉन वेज। क्योंकि वेज वाले जो होंगे बिल्कुल वो शांत, काम, कूल होंगे, और जो नॉन वेज वाले होंगे बिल्कुल वो जंगलियों की तरह बिहेव करेंगे। और सर हाँ, मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि स्टीविया
आखिर होता क्या है क्या चीज़? स्टीविया? ये जो यूज़ करा है वर्ड, ये होता क्या है? स्टीविया क्या चीज़ होती है? मुझे भी नहीं पता ना सर। स्टीविया मुझे इसलिए मैं आपसे आपने किस टर्म में सुना है? कि जैसे हमें चाय पीनी है तो सिर्फ स्टीविया के पत्ते और स्टीविया ही यूज़ करना चाहिए, और जो ये शुगर फ्री चाय ड्रॉपिंग आ रही है, इसे ड्रॉप पीना चाहिए। टैबलेट वो जो पीसेस होते हैं वो वाली शुगर नहीं यूज़ करनी। जैसे अब हमें शुगर है तो हम ले आते हैं क्यूब्स ले आते हैं, तो क्यूब नहीं यूज़ करनी चाहिए, ड्रॉप यूज़ करना चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए कि क्यूब क्यों फ़ायदा नहीं देगा, हमें ड्रॉप ही क्यों यूज़ करना चाहिए? किस चीज़ का ड्रॉप? चाय के लिए जो शुगर फ्री ड्रॉप्स भी आते हैं ना सर, एक क्यूब्स आते हैं, एक ड्रॉप्स आते हैं, 2 फॉर्म में आते हैं। देखो पहली चीज़ तो ज़रूरी नहीं कि आप चाय ही पियो। नहीं, पर चाय हमारे दिमाग को ऑक्सीजन देती है, और चाय हमें एक एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब उसी चीज़ के लिए हैं कि ताकि आपकी बॉडी के अंदर हाइपर वेंटिलेशन हो, ताकि आपके दिमाग को आप चाय से ज़्यादा ऑक्सीजन मैं आपको अभी दे सकता हूँ ये बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर। अगर आप तेज़ी से नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो ना, अभी आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना प्योर मात्रा में दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जाएगी आपको, और उस ऑक्सीजन की आपको आदत नहीं है, इसलिए आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी आंखें ब्लर हो जाएंगी। वो हमारे गट को भी स्ट्रॉन्ग करता है और ग्लूटाथियोन बनाता है, और पेट देखो एक चीज़ आप एक चीज़ पेट के पीएच लेवल को भी बढ़ाता है। आप एक चीज़ आप समझिए कि अभी आप केवल खाने पीने की चीज़ों में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इससे भी ऊपर चलें तो हमारे पास में इससे ही पावरफुल चीज़ है हमारी सांस लेने का तरीका। अगर आपको अपने सांस को स्थिर कर लो तो बहुत सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी आपकी। नहीं सर, जैसे अब नॉर्मल क्वेश्चन ये है ना, इसलिए जैसे आपने कहा, जैसे मान लीजिए, चलिए मैंने बात मान लिया, आपने मेरे से पूछा कि मेरे को ग्लूटाथियोन शरीर के अंदर अपने ज़्यादा बनाना है ताकि मेरी स्किन ग्लो करे। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं चाय पीऊँगी इससे मेरे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, मेरे पेट को जाके वो ठीक करेगा, तो मेरा ग्लूटाथियोन का ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं चाय पीना पसंद करती हूँ और चाय में मुझे एनर्जी लेवल को मेरे बढ़ाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि चाय हम जैसे चीनी डाल के पीते हैं तो चीनी हमें नुकसान देती है, तो स्टीविया के पत्ते डाल के पीना चाहिए। तो वो होता क्या है, मतलब उस सूरजमुखी को बोलते होंगे, इसको सूरजमुखी के पत्ते बोल रहे होंगे, क्योंकि स्टीविया को अगर चाय में डाल के पीना तो सूरजमुखी का इस्तेमाल ही होता होगा। देखो ये जो सभी चीज़ें होती हैं, ये एक नेचुरोपैथ बड़े अच्छे से बता सकता है, क्योंकि उसको इस बारे में बहुत सारी जानकारी होती है हर चीज़ के बारे में, कि कौन सी चाय कैसे बननी है। ये डॉक्टर का काम तो नहीं है। नहीं सर, ये मेरा क्वेश्चन पर्सनली था, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और मुझे उससे अच्छा लगता है। बट ये ना कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे तो पता होना चाहिए हमें कि नहीं पियेंगे फिर मैं चीनी तो कम कर दी। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप तो पी सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी। फिर आप उसके न्यूट्रिशन में मत जाओ, और आपने केवल न्यूट्रिशन ही देखना है तो हमें चाय से ज़्यादा न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं ना आपको। अभी देखिए मेरे पास में जैसे पेशेंट आते हैं जिनको शादी होने वाली होती है, वो कहते हैं जी मुझे अपना शरीर को गोरा करना है, कैसे करूँ, और मेरी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब ऑप्टिमम लेवल जो मैंने आपको बताया 5.5 कि मेरे बॉडी का वो होना चाहिए, ठीक है। तो पता मैं क्या करता हूँ उनके लिए, सबसे पहले मैं तो उनको देता हूँ बर्बेरिस एक्विफोलियम पीने के लिए, मदर टिंचर। वो एक्चुअल में हमारी ग्लैंड्स की वो सक्रिय को बढ़ाता है ताकि हमारी त्वचा शाइन करने लगती है कुछ समय बाद में, ठीक है। दूसरा मैं उनको बोलता हूँ, एक सिंपल तरीका मेरा, कि सुबह आप उठिए ताज़ी हवा में, जब बहुत हल्का हल्का सूरज निकल रहा हो, ठीक है, हल्का मतलब जब सूरज ने अपने पैर पसार लिए हो आसमान में, हल्का हल्का रोशनी हो गई हो, तब आप जाके लेटिए, आराम से गद्दा बिछाइए और लेट जाइए, ठीक है। और फिर जितना लंबा सांस आपको खींच के ले सकें तेज़ी के साथ में, उतना लंबा सांस खींचिए, ठीक है, तेज़ी के साथ में, और उतना ही तेज़ी के साथ सांस छोड़िए। मतलब जब हम दौड़ लगाते हैं ना, और जब दौड़ लगाते हैं हमारा सांस ऊपर नीचे होता है, आपने वैसे करना है, सेम एक्ट, ठीक है। आप 1 मिनट भी ढंग से नहीं कर पाओगे उसको। क्यों 1 मिनट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस समय आपके त्वचा के अंदर इतना, आपकी बॉडी के अंदर इतना हाइपर वेंटिलेशन होगा, इतनी प्योर मात्रा में आपको ऑक्सीजन जाएगी, आपके शरीर उस काबिल भी है ही नहीं कि उसको इतना झेल सके। वो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे वहीं पे लेटे लेटे, और जब आपको चक्कर आने शुरू हो गए तब आप समझ लेना कि आपकी ऑक्सीजन जो है आपके दिमाग के बारीक जगह पर पहुंच गई है, इवन चाहे से भी फास्ट, 1 मिनट के अंदर।
तो उससे क्या होता है कि उससे अगर आपने केवल ये 2-3 दिन कर लिया तो आपको लगेगा कि हाँ आपके स्किन में एक शाइन आने स्टार्ट हो गई है, आपकी त्वचा गुलाबी होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जितनी फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी और जब वो हमारे खून के अंदर मिलेगी तो उतना ही अच्छा वो हीमोग्लोबिन को बनाती है, उतनी अच्छे हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी वो, और जितना अच्छा हमारा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही गुलाबी हमारा चेहरा लगेगा। सिंपल सी एक चीज़ है। तो ये तो खाने पीने से भी ज़्यादा बेहतर है। बाकी थोड़ा खाना ठीक आप रखिए, उससे क्या हुआ, उससे आपके पेट में हर जगह पर वो चीज़ पहुंचेगी। क्योंकि ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है और मैं कराता हूँ पेशेंट के साथ में, और अब से नहीं करा रहा, 5-6 सालों से करा रहा हूँ ये। और अब तो यहाँ पे जो लोकल में हमारे पेशेंट हैं उनको सबको पता है कि मैं ये चीज़ कराता हूँ, तो वो खुद ही करना शुरू कर देते हैं बिना किसी के बताएं। हाँ, बड़े से क्यों मेरे पास में ले जाते हैं और कहते हैं हाँ जी हमें पता है कि भाई वैसे करना, सिंपल पता है उनको। ये सेम चीज़ तो है ना, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप दौड़ रहे हो, सुबह सुबह दौड़ के आप क्या कर रहे हो, आपका बॉडी में एक तो हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। मेन चीज़ तो यही है ना, आपकी बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन हो। आप आग को बिना ऑक्सीजन के जला नहीं सकते, तो यदि अगर आपने आपके शरीर के अंदर आग को भड़काना है तो आपको ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी ज़्यादा, और आपकी बॉडी के अंदर जितना हीट रहेगी उतना ही आपका बॉडी अपने ऑप्टिमम लेवल में काम करेगी, ठीक है, और वो भी सही मात्रा में जी। ओके, थैंक यू, इतना ही था। नए वर्ड्स निकालूंगी और नए वर्ड्स आप देखा करो ना, वो आप देखा करो कि आपने वो कहाँ सुना है, किस रेफरेंस में सुना है, क्योंकि एक ही चीज़ की बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है। नहीं, मैंने इन्हीं के उसमें सुने हैं सर सारे वर्ड्स, ये सारे जो भी है ना इनके। मैंने पानी का नहीं देखा था मैंने, ठीक है, इसका फ्लॉलेस स्किन के लिए देखा था, चाय के लिए देखा था, दाल के लिए देखा था, तो और भी 1-2 वीडियोस देखे थे, और एल्कनाइट फूड्स देखे थे, तो उसमें सब में बताया गया था ये। और जैसे आप बोल रहे हो कि नेचुरोपैथ ही जो चाय के फ़ायदे हैं वो बता सकता है, ये उन्होंने बताया था मुझे, ये देखा था मैंने। देखिए नेचुरोपैथ क्या होता है कि वो हमारे किचन से हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो उसको वो सभी चीज़ें पता होती हैं कि हमारे किचन के अंदर किस चीज़ में क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे बनाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी अरहर की दाल ही है या फिर सोयाबीन ही है, हम केवल पेशेंट को इतना बता सकते हैं कि जी कि आप रात को जब आपका शरीर पित्त प्रधान हो, स्पेशली सुबह 10 से 2 या फिर रात को 10 से 2, ठीक है, रात को 10 से 2 तो खाने की सलाह नहीं देंगे, 8 बजे खाना खा लीजिए या 7 बजे खाना आप खा लीजिए, जैसा कि हमने अपने डाइट चार्ट में बताया था, ठीक है। तो उस समय आप हैवी खाना खा लीजिए, सुबह 10 से 2 या फिर रात को 10 से 2। तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पे आपका जो बॉडी है ऑप्टिमल लेवल पर काम करेगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हीलिंग में भी वो काम करती है साथ में, ठीक है। जब अग्नि जब पैदा होती है तो अग्नि हर चीज़ को शुद्ध करती है, तो एक्चुअल में उस समय हमारा शरीर शुद्ध भी हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप उस समय पर हल्का फुल्का खाना खा के फास्ट रख रहे हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का फूड ही ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपको बहुत तेज़ी के साथ हील करती है, और आप खाना खा लेंगे तो प्रोसेस स्लो होगी परंतु खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पेशेंट के लिए हम ये प्लान रखें कि 3 दिन तो वो डाइट फॉलो करें, जिसमें सारे दिन कुछ नहीं खाना जो अभी बनाए थे हमने, और 4 दिन वो डाइट फॉलो करें जिससे एक्चुअल में उनकी त्वचा हेल्दी हो। जैसे दाल में इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दाल होता है, बहुत ज़्यादा लेना है, लीन प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है, फैट लेना है, कॉम्प्लेक्स, और आप कार्ब को बढ़ाता है, फाइबर प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें, मोनोसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, ये सब चीज़ें। इसे पढ़ के ना मुझे लगा, मैंने अपने घर पे भी दान बिखेरा, तो घर वाले बोल रहे बस हो गया है, हमें नहीं सुनना किसी को। नहीं सर, मैंने नहीं, इस चीज़ से काफ़ी नॉलेज मिलती है और काफ़ी नॉलेज है सर। मैं सोयाबीन का तो 4-5 बार देखा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, वो उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। देखो सोयाबीन हमारे यहाँ, सोयाबीन हमारे हम भी नहीं खाते सर, बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है। हाँ, बट वो अजीब सी लगती है, खाने का मन नहीं करता। जब हम बताया ना, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी सोयाबीन बनाती थी, लेकिन उसके फ़ायदे में आज जाके पता लगता है, और उस समय हमारी मम्मी बोलती थी कि ये खा ले बेटा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। बॉयल करके देते हैं उसको, चाट बना के खा सकते हैं, कई जगहों पे चाट मिलती है सोयाबीन की। हम तो चावल के साथ सोयाबीन की दाल खाते थे, सोयाबीन की बरी नहीं, बरी में तो कुछ भी नहीं होता, दाल। तो जब सोयाबीन की हम दाल खाते थे ना, तो हमें एक चीज़ महसूस होती थी,
सोयाबीन की दाल खाने के बाद में हमारी त्वचा 2-3 दिन में ग्लो करना स्टार्ट कर देती थी, और हल्की हल्की एक ना एक परत सी रहती थी जो कि शाइन करती थी त्वचा पे। अभी भी आप देखो, अगर आप लगातार 2-4 दिन या 5 दिन लगातार सोयाबीन की दाल अगर आप खा लो तो ऑटोमेटिकली आपकी त्वचा के ऊपर एक परत आ जाएगी जो कि एक शाइन करेगी हल्की हल्की। जी जी जी। ठीक है, तो अब हम यही प्लान लेके आ रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिक भी इकट्ठे ना हो जो कि आपको बीमार करें। तो इसलिए वही प्लान रहेगा कि 3 दिन तो हमारी वो डाइट और 4 दिन हफ्ते में आपकी वो डाइट। नहीं सर, इस पे अगर हम बहुत अच्छे से स्टडी करें ना तो बहुत ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं और यूज़फुल हैं। जैसे अब अरहर की दाल है, नॉर्मल लोगों के दिमाग में यही होता है गैस बनाती है, रात को नहीं खानी चाहिए। नॉर्मली मैंने जितने भी लोग देखे हैं, दाल गैस बनाती है। सोयाबीन की दाल नहीं, दाल हमेशा रात को ही खानी चाहिए। हाँ, जबकि लोग नहीं खाते हैं दाल चावल, दोपहर को खाना को पसंद करते हैं। नहीं, दोपहर में भी खा लीजिए, आप 10 से 2 के बीच में खा लीजिए ना, आप उसको कभी भी खा सकते हैं। लेकिन रात में केवल आपको इसलिए बताया गया क्योंकि रात में आप सो जाओगे और सोने पर ही आपका शरीर सबसे ज़्यादा हीलिंग करता है। और अगर सोते हुए अगर आप हैवी फूड ले रहे हैं, सोते हुए अगर, वैसे कहते हैं ना कि रात को सोते हुए हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, डाइटिशियन यही बताते हैं। हाँ, लाइट फूड लेना चाहिए। हैवी फूड क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वही चीज़ है, वही नियम है, अगर आपका शरीर खाने को 6 घंटे में पचाएगा तो हीलिंग का काम वो कम करेगा। लेकिन अब बात वही है कि लोग कहते हैं जी हम हल्का खाना लें तो हमें नींद नहीं आती रात को, क्योंकि आदत उस तरह की पड़ गई है। पेट भर के खाना ना सो तो नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए फिर एक हमने सॉल्यूशन निकाला है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा भी देना और देना भी है पेशेंट को साथ में। तो हम उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे, कम से कम 6 या 7 ऑप्शन तो देंगे ही पेशेंट को, या 3 ऑप्शन देंगे कि आप 3 दिन ये 3 दिन ये आप ये काम कीजिए, ताकि वो इजीली सभी काम को कर सके और उसको फ़ायदा बिल्कुल एक हाई लेवल का फ़ायदा मिल सके। ये सर है, मैंने भी जब अभी पढ़ा ये और देखा तो मैंने कहा औरों को बाद में देखूंगी, पहले इनका देखती हूँ। सभी का एक अलग से रजिस्टर बना के और सबके लिखने वाली हूँ कि सब कॉमन क्या चीज़ें हैं और अनकॉमन क्या चीज़ें हैं, ताकि जो हम बता सकें उन्हें, क्योंकि पेशेंट्स बहुत समझदार हैं और वो हर किसी को सुनते हैं, हर एक के मेन पॉइंट निकालते हैं और वही पॉइंट हमें भी लेके आने और कुछ अलग देना है उन्हें। हम जो पॉइंट है, अब देखो जैसे अब ये वाला पॉइंट है, आपने शायद कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि हमारे शरीर जो है एक साइकिल में वर्क करता है, 6 साइकिल उसके वर्क करने की होती हैं। बट फिर अपनी ये चीज़ कहीं पर भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने बताया ये चीज़ होगी, या फिर किसी को उतनी गहराई में नॉलेज किसी को होगी नहीं। ग्लूटाथोन कैंसर के पेशेंट के लिए यूज़ होता है, ये उन्होंने भी नहीं बताया। मैंने सुना है जितना भी उन्होंने दाल के में और भी कई चीज़ों में बताया उन्होंने, ग्लूटाथोन का वो किया है, फेस के लिए भी बताया उन्होंने, नहीं बताया। देखो इतनी सारी चीज़ें कोई सुनना नहीं चाहता ना, उसके अभी हिस्ट्री पे कौन ध्यान देगा। बट बेसिक सर जो है ना, लोग वो सुन के इससे इम्प्रेस होते हैं कि हाँ पता होना चाहिए ना मीनिंग है क्या ग्लूटाथोन। सुन तो लिया, जैसा मेलाज्मा है, पता है मेलाज्मा है, बट उसका आया कहाँ से? देखो ग्लूटाथियोन कुछ नहीं है, ग्लूटाथियोन एक अमीनो एसिड है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पर कितना बड़ा काम करता है? वो तो सभी अमीनो एसिड करते हैं, केवल ग्लूटाथियोन ही नहीं। हाँ, केवल ग्लूटाथियोन का ये काम है कि वो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है, बस। तो नहीं सर, उसका केवल इतना काम है। तो वही चीज़ हम डाइट में लेके आएंगे ना। अब जैसे हमारे स्किन के लिए क्या, अब हमारा जो जैसे मेन टॉपिक हमारा होता है यूट्यूब पर कि हमारे स्किन का हमारा फिलहाल भी मेन टॉपिक है। अभी हमने किसी भी और चीज़ का ट्रीटमेंट हमने पकड़ा ही नहीं है यूट्यूब पर, या बताया नहीं है, जैसे PCOD हो गया या फिर कोई किसी और भी चीज़ का, जबकि करते तो सारे ही हैं, है ना। तो स्किन के लिए क्या ज़रूरी है? तो आपका विटामिन D3 आपका नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए। विटामिन B3 विटामिन B3 आपको पता है विटामिन B3 क्या रोल प्ले करता है? नहीं सर, भी मैंने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए अगर जैसे मैंने कई बार अभी देखा है, और जब मैं लगातार ये चीज़ों को देख रहा हूँ और 1 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया इतने ज़्यादा त्वचा वाले पेशेंट के साथ में, और ख़ास करके एक ही एरिया पर केवल फेस पर में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ जाके पता लगे कि हमारी त्वचा के अंदर कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट, शुगर, ये सभी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी पेशेंट की पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारा सभी कुछ ठीक है और फिर भी हम जो है बीमार है, हमारी स्किन अनहेल्दी है। मान लीजिए आपका हार्मोन लेवल ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है और आपका सब कुछ ठीक है, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपकी त्वचा के अंदर अनहेल्दी कार्ब बैठे हों, कार्बोहाइड्रेट बैठा हो, शुगर बैठा हो, जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि कारण कम से कम 100 से भी ज़्यादा है इस चीज़ के लिए। तो पहले हम कॉमन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कॉमन चीज़ों में हमारे 50-60 पेशेंट ईजिली निकल जाते हैं। वो निकलने का मतलब वो ठीक हो जाते हैं।
जो कि तूर दाल में होता है कार्ब, अगर हम अरहर की दाल खाएं तो। उसमें होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए हमारे पेट के अंदर पूरी तरह से नहीं पचा और वो हमारे गट के रास्ते से नहीं निकला, तो वो हमारे त्वचा के अंदर जाके बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, इसलिए खाने का ध्यान देना, किस समय आप खा रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है, और कितना खाना आपका एलिमिनेट हो रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। कितना आप एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना खाने के साथ में सलाद भी खूब खाते हैं, कहते खाना चाहिए, जबकि वो गलत तरीका है खाने का। वो स्नैक्स के तौर पे खाना चाहिए जब आपको हल्की सी भूख लगती है। खाने के साथ सलाद खाना नहीं चाहिए। आप खाने को जितना अपना प्लेन रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी है। प्लेन मतलब सिंपल। बस सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। उतना भी नहीं खाना चाहिए एक बार में। दाल सब, अगर आप दाल ही खा रहे तो दाल ही खाओ, दाल रोटी खा रहे तो दाल रोटी खाओ, चावल दाल खा रहे तो चावल दाल ही आप खाओ। क्योंकि देखिए सभी का वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सभी का डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर आपने खाने के साथ में खीरा खा लिया, खाते हैं लोग खीरा, है ना, खूब खाते हैं। खाने के साथ में अगर आपने खीरा खाया तो आपने कई बार देखा होगा में खीरे की ही डकार आती है, खाने की डकार में आती नहीं है। देखा ना, खाने के साथ अगर आप खीरा खा लो, खीरे की डकार आपको आएगी, उसकी डकार आपको आएगी ही नहीं। पता क्यों? क्योंकि अगर आप खाने के साथ में खीरा खाते हैं तो खीरे का पचने का टाइम है अलग, आपका खीरा आधा पौन घंटे में पच जाएगा पेट के अंदर, लेकिन जो खाना जो आपने खाया वो पचेगा आपका कम से कम 3 या 4 घंटे में जाके। ठीक है, और जो खाना है आपको उसने खीरे को भी ट्रैप कर लिया अपने अंदर, तो खीरा वो सड़ेगा ही अंदर जाके, आपका वो फायदा नहीं करेगा, वो एक्चुअल में आपको नुकसान करेगा। इसलिए फिर वो डकारें आती हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो सर कोई भी नहीं देगा। नहीं बेसिक, आप लोगों को पानी के बारे में नहीं पता, पानी कैसे पीना है। लोगों को तो बस ये पता कि सुबह उठो गर्म पानी पी लो, फायदेमंद है। हाँ, नींबू पानी पी लो। अरे भाई, बॉडी शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पियो ना। आप गर्म पानी क्यों पी रहे हो, बहुत ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? आपके शरीर ताज़ा पानी निकालो नल से, ठीक है, और उसको थोड़ी देर रखो और उसके बाद ना पी लो उसको। क्योंकि तो बात वही है ना, आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है ना। ठंडा पानी पियोगे तो उसको पहले गर्म करेगा शरीर, गर्म पानी पियोगे तो पहले उसको ठंडा करेगा शरीर। देखिए बहुत सारी चीज़ होती है ध्यान देने वाली, और यही कारण है हमारा, जो मैं समझता हूँ कि आदमी की जो लाइफ है, उम्र है, वो 120 साल से घट के 60-70 साल पे रह गई। हाँ। कारण यही है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे लगातार कम होती ही चली जाएगी आपकी, क्योंकि ये चल रहा है इस तरह से। अभी तो हार्ट अटैक के केसेस बहुत आ रहे हैं एकदम। वो कारण उसका यही है ना, कारण उसका यही है कि हम खाने पीने पे अपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और साथ में हमारे स्ट्रेस लेवल इतना हो गया। अभी नॉर्मली हमारे नोन में सर लगे 4 या 5 हार्ट अटैक्स हो गए, सिर्फ ऑन द स्पॉट ही, मतलब कुछ भी नहीं है और बस एकदम से। तो वो ये चीज़ है कि एज फैक्टर बहुत कम होता जा रहा है, पता ही नहीं चलता, रीज़न ही नहीं पता है। रीज़न तो यही है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। अपने जो हमारे जो आयुर्वेदिक नियम थे वो हम सभी हमने छोड़ दिए हैं। हम अब क्या होता है, आप देखो, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो कहता है ये दवाई खाओ, परहेज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि परहेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, जबकि आप पता है वो आपको, जब भाई एक खाना, मैंने कहा ना, खाना एक बहुत बड़ी घटना है हमारे शरीर का। अगर आपने अपना भोजन सही कर लिया, आपने शरीर के अंदर 90% ने आपको सही कर लिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर परहेज को नहीं बताते हैं। सर रिपीट क्या होता है? रिपीट जैसे मटन में हर रिपीट भी खा सकते, मतलब इस तरह से उन्होंने बताया। रिपीट क्या टर्म आप यूज़ कर रहे हैं? शायद आपने गलत सुना है टर्म ये। रिपीट नाम की तो कोई भी टर्म नहीं होती है। और जैसे हरे होता है, हरे क्या होता है, मतलब उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे हैं। देखो वो ये चीज़ दिखाया था ना, वो आपने किस सब्जेक्ट में आपने वर्ड सुना है? जैसे हम ये है, जैसे दाल में बताया उन्होंने कि हर की दाल में हम हरे 1 चुटकी डाल के खा सकते हैं, जो हमें गैस नहीं बनाता है, जो हम रात को खा सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं देगा। और मटन में और हरहर की दाल में हम रैबिट भी खा सकते हैं। मटन क्या चीज़ होती है? तो नॉनवेज होता है।
मटन की तो बात ही मत करो ना, फिर हम तो नॉनवेज की बात ही नहीं कर रहे। नहीं जैसे सर कुछ पेशेंट्स जैसे अब हमारी एक हैं वो खाती हैं नॉनवेज, वो मैंने मना किया। हाँ कि मैंने सभी को मना किया। एक ने तो खाया था, तो बिहार की हैं, उन्होंने खा लिया था, तो खुद ही बता रही हैं कि मैम मैंने खा लिया, मुझे ये साइड इफेक्ट हो गया। मैंने कहा तो आपने खाया है क्यों? होता है क्योंकि देखो जब छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आप देखेंगे ना इन सभी चीज़ों को करके, तो आपको ऑटोमेटिकली फायदे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर वो एक्चुअली फिर वो चीज़ें आपको नुकसान देने शुरू हो जाएंगे, जो कि नुकसान आपको देती हैं। अभी तो क्या है कि आप लगातार खाते जाते हैं, तो आप उनके हैबिचुअल बने हुए हैं, आपको पता नहीं लगता वो क्या नुकसान आपके शरीर में दे रहा है। परंतु जब आपको 2-3 महीने छोड़ दोगे और फिर उसके बाद में आप खाओगे उसको फिर से, तब आपको पता लगेगा अरे यार इससे तो ये नुकसान होता है मुझे। नहीं एक पेशेंट ने तो छोड़ ही दिया है, कह रही है मेरा मन ही नहीं करता मैम, मैंने छोड़ दिया है, तो खाने का ही मन नहीं कर रहा है नॉनवेज। चलिए अच्छी बात। नहीं सर ये एक्चुअली क्वेश्चन कल किसी पेशेंट ने मुझसे कहा था, और 1-2 पेशेंट ने और कहा कि सब कुछ लेने के बाद भी, तो मैंने भी सोचा जब ये इतना सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो वाई इनको इतनी प्रॉब्लम ही क्यों हो रही है? देखो बिना किसी कारण के प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ वो बात दूसरे के हम कारण ढूंढ नहीं पाते उसका। हाँ क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं मैम मैं मेडिसिन तो ले भी लूँगी, तो क्या है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, टेस्ट वगैरह भी करवा लिए हैं मैंने, सब कुछ ठीक है। तो मतलब खुद को भी क्यूरियोसिटी होती है ना भाई, हाँ ठीक है तो क्या हुआ। देखो हमारे पास में जो होते हैं कई बार, अब मान लीजिए पेशेंट ने रिपोर्ट सारे करा रखे हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं उसकी ही बात करूं, जैसे कई बार मेरे पास में इनफर्टिलिटी के केस आते हैं कि जैसे पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, शादी को 1 साल हो गया 2 साल हो गया, सभी जांच करा ली, सभी जांच नॉर्मल है, दोनों ओवरी भी खुले हुए हैं, सब कुछ ओके है, ठीक है, सारी जांच करवा ली है, लेकिन सभी जांच करवाने में हम बहुत छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं बिल्कुल। मेरे पेशेंट हैं मतलब अभी ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने यहीं से लिया था, उनके साथ सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारे टोटल टेस्ट नॉर्मल है, उन्होंने अभी स्पर्म का भी करवाया सब कुछ, बट उनको 10 साल हो गए शायद, तो उनको बीपी कंसीव ही नहीं होता है, एक बार भी नहीं हुआ है। पता उसके कारण पता बहुत छोटे छोटे निकलते हैं, और मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, सभी लोग हम बड़े टेस्ट की तरफ को चले जाते हैं स्टार्टिंग से। और उनको नगीने के एक डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि नहीं आप मेडिसिन ही मत खाओ, मेडिसिन खाओगे तो आप और प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो उन्होंने मेडिसिन ही छोड़ दी, तो उनको गाइड कैसे किया जाए? देखिए अभी आप मान लीजिए अगर इस तरह के केस में, क्योंकि इस तरह के केस तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी वाले, और मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ को ट्रीट कर रहा हूँ इनफर्टिलिटी को, तो मुझे इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है। स्किन में तो मैं अभी 1 साल से ही आया हूँ, परंतु इनफर्टिलिटी केस में पिछले 10 साल से ट्रीट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं सिंपल उसमें क्या काम करता हूँ, मान लीजिए अगर सभी, पहले तो मैं बोलता हूँ कि आप एक बार जाइए स्पेशलिस्ट के पास में, वहाँ पे जाकर पता लगा आइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये छोटा एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा जांच उपलब्ध नहीं है। नहीं सर उन्होंने बाहर ही करवाया, आपने बालाजी का नाम सुना होगा, जो बालाजी बेकर्स है ना, उनके यहाँ पे उनके भी बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और उनके बेबी हो गया काफ़ी साल बाद, उनको भी वहीं भेजा था, तो उनके बेबी मतलब डॉक्टर्स ने 2-3 पेशेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबने मना कर दिया कि आप मेडिसिन खाइए मत, तो सब कुछ ठीक है। मैंने फिर उनको बोला था, बोले नहीं जब सभी बोल रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि हो जाएगा हमें। देखो उसमें ऐसा होता है कि मैंने वही कहा ना, हम छोटी छोटी बातों पर हम जो है हमारा ध्यान भटक जाता है। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं क्या ध्यान देता हूँ, ये जो वेजाइना जो होती है उसका पीएच लेवल क्या है आपके, सबसे पहले ध्यान मेरा वहाँ फोकस होता है। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए अगर स्पर्म अगर फीमेल के अंदर जा रहा है, तो जो वेजाइना का जो पीएच लेवल होता है ना, वो इतना होना चाहिए कि वो स्पर्म को किल ना करे। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैटर तो यहाँ आता है कि आपके स्पर्म को अगर पीएच लेवल ज़्यादा है, एसिडिक है, आपके स्पर्म को किल कर देगा, अंदर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं फोकस करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि उनके खाने पीने में क्या चीज़ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से पीएच लेवल उनका इम्बैलेंस हो रहा है। उनकी डाइट देखनी पड़ेगी सबसे पहले। उनकी मैं डाइट पे फोकस करता हूँ, पहले उनको सभी चीज़ें बंद कराता हूँ जिसकी वजह से पीएच लेवल एसिडिक बनता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हमें बेस देना पड़ेगा, वहाँ पे हमें एल्कलाइन करना पड़ेगा उस ऑर्गन को। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे अगर हमें वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो अभी अगर हमें चाहिए कि उनको प्रूफ हो जाए कि वो हाँ ये अगर ये करेंगे तो उनको हो जाएगा। हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट हैं, वीडियोस हैं। अच्छा, उसमें इससे ज़्यादा हम क्या प्रूफ देंगे उनको, बताओ। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं दे सकते उनको। नहीं, जैसे हम होम रेमेडीज़ देते हैं कि मतलब होम रेमेडीज से नहीं होता सॉल्यूशन, नहीं होगा। हाँ, केवल वो खाने पीने में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, चलिए सर मैं उनको बोलूँगी
मतलब मैंने उनको काफ़ी बार बोला है, तो डॉक्टर्स ने उनको यही बोल रहे हैं, वो कल भी मेरी बात हुई थी। नहीं देखो, अगर आपने ये मैटर छेड़ा है तो ये आप जो है थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तुम्हारा पीएच लेवल वहाँ पर मेंटेन होता है, ठीक है, कि आपका पीएच लेवल क्या है, ठीक है। हाँ, वो आप समझ गए ना। अगर मान लीजिए अगर आपका थोड़ा एसिडिक होगा तो आपका स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएगा आपका स्पर्म, ठीक है, कंसीव होने का चांस ही नहीं है फिर। अच्छा। दूसरा, अगर हम पीएच लेवल को हम ठीक कर दें उनके, तो जाहिर सी बात है वो सबके सब जिंदा रहेंगे, तो कंसीव करने के चांस 100% हो जाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरा चीज़ होती है आपके सर्विक्स के अंदर स्वेलिंग हल्की फुल्की। कई बार सर्विक्स के अंदर हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है, मुंह ही बहुत छोटा होता है उसका, अगर स्वेलिंग अगर वहाँ पे हो गई है तो फिर वो हो जाता है ब्लॉक, बंद हो जाता है, फिर वो मुंह उसका बंद हो जाएगा। मुंह बंद हो गया तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा स्पर्म आपका। दूसरा कारण, बहुत छोटे छोटे कारण है जो आपको बता रहा हूँ, हाँ, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान ही नहीं देता है, सीरियसली। जो आपने फर्स्ट बताया ना, उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता नहीं है। देता कोई भी। दूसरा कारण आपका ये हो गया। तीसरा कारण आपके ओवरऑल यूट्रस पे स्वेलिंग, ठीक है। तो सिंपल स्वेलिंग आप उतारने के लिए दवाई का आप खाओ या कोई सिरप पियो। हम नहीं कहते कि दवाई हमारे पास से हो, कोई भी सिरप पे लो, बहुत सारे सिरप चल रहे हैं, अशोकारिष्ट हो गया, डाबर के आ रहे हैं, वैद्यनाथ कर, वो आप पी लो, सिंपल, उससे स्वेलिंग उतर जाती है। और जो आपने फर्स्ट वाला बताया, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए डाइट में बदलाव करना होता है, उसको मेडिसिन खानी होती है ताकि वो बैलेंस में हो जाए। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें दिखाया था कि उनकी जो ओवरी है उसमें कितनी पावर है और जो स्पर्म है उसके अंदर कितनी पावर है। समटाइम ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, परंतु ओवरी के अंदर और स्पर्म के अंदर, मतलब ओवम अंडा जो होता है, अंडे के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो नीचे तक आ सके फैलोपियन ट्यूब में, या फिर स्पर्म के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो फैलोपियन ट्यूब तक ऊपर जा सके। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम पेशेंट को रखते हैं फिर मल्टीविटामिन्स पे, जो कि केवल ओवरी एंड स्पर्म पे काम करते हैं, और दोनों को खिलाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि कमी कहीं से भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में हो सकती है। हो सकता है कि वो अंडा कमजोर हो जिसकी वजह से ना हो रहा, हो सकता है कि स्पर्म कमजोर है जिसकी वजह से ना हो रहा, ठीक है। तो हम ध्यान रखते हैं, तो दवाई चलती है दोनों की, तो उससे कंसीव इजीली हो जाता है। और ये रिकॉर्ड हमारे पास में बहुत सारा है इस चीज़ के लिए। नहीं, मैं अपनी फैमिली का, पहले मेरी हैं भाभी हैं, उनको क्या हो रहा है कि उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे फर्स्ट 10 डेज होते हैं, 15 डेज होते हैं, तो अभी उनका चल रहा है। वो अभी अगर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही उनका ट्रीटमेंट चलवाना है, मुझे उनका ही करवाना है पहले तो आपसे। हो जाएगा, बस वही चीज़ है, उस पर थोड़ा ध्यान, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार। और जो ये है कि ये तो मेडिसिन, मैं इनको कई बार बोला है इनसे, पर अब किसी ने इनके दिमाग में डाल दिया मेडिसिन ही नहीं खानी है। देखो, ये केवल 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान देना होता है। मैं इन 4 चीज़ों के अलावा कहीं पे ध्यान नहीं देता हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट को मैं यही बोलता हूँ कि पहले अपना डायग्नोज करा के आओ कि प्रॉब्लम आपको है क्या, तो मैं भेजता हूँ उसको स्पेशलिस्ट के पास में, क्योंकि वो सभी तरह की जांच कर लेता है। वो कहते हैं जी आपका तो अंडे ही नहीं बन रहे, आपको तो ये नहीं हो रहा, आपका तो वही नहीं हो, तो मुझे पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। अंडे वो जो स्पर्म था उन्होंने करवा लिया उसका ट्रीटमेंट, तो ना अभी करवाया उन्होंने, तो इसलिए। चलिए सर, मुझे और बता दीजिए और क्या स्टडी करनी है, मैं और करूँगी। मुझे बहुत सारी स्टडी करनी है सच में, मतलब अच्छा लगता है इसके बारे में जान के और सीख के, ताकि पेशेंट्स को बता सके। वो ये सोचते हैं, अच्छा लग रहा है आपको स्टडी करना है, मज़ा आ रहा है और टाइम देना भी अच्छा लगता है, और लोगों को बताना। जैसे मेरे एक कल पेशेंट थी, उनसे मेरे आधा घंटा 1 घंटा बात हुई, तो उनको कन्विंस करना, उनको भी अच्छा लगा कि हमें इतनी नॉलेज है कि इतनी बातें तो मैम कोई बताता ही नहीं है, जैसे हमने बताई उनको। तो वो अरे हाँ मैम, ये भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि देखो मेलाज्मा के लिए तो अब जैसे जैसे हम इसमें घुसते जा रहे हैं अंदर, तो पता लगता जा रहा है कि इसमें अच्छा ये भी कारण हो सकता है। अब अच्छा, मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता अपनी था, अगर 1 साल से पेशेंट को ट्रीट ना कर रहा होता मेलाज्मा के, इतने सारे पेशेंट को, तो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि आपकी त्वचा के अंदर जाके अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट या ये चीज़ भी बैठ सकता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा अनहेल्दी होती है, ठीक है। और फिर मैंने उस चीज़ का सोल्यूशन भी ढूंढा। सोल्यूशन उसका क्या था कि अगर जैसे मैं विटामिन B3 की बात करता हूँ, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग की बात नहीं, B फॉर बॉल, विटामिन B3, विटामिन D3 अलग है। जब मैं विटामिन B3 की बात करूँ तो एक्चुअल में विटामिन B3 पता क्या काम करता है? विटामिन B3 आपके शरीर से जितना भी गंदा फैट इकट्ठा है शरीर में आपके, वो चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हो या फिर चाहे आपकी स्किन के अंदर हो, उसको सबको पिघला के बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अभी मैंने पिछले महीने से विटामिन B3 को देना स्टार्ट किया। मैं ढूंढ रहा था विटामिन B3 कहाँ मिलेगा, और बहुत मुश्किल से फिर मुझे मिला विटामिन B3, और वो कहीं मिलता नहीं, वो मिलता है केवल ऑनलाइन। तो पेशेंट को मैं वहीं से बोल देता हूँ, वहीं से आप परचेज कर लो इसको,
तो जब पेशेंट ने वो लेने स्टार्ट किए तो उनको इफेक्ट मिलना शुरू हो गया। क्योंकि अब इसमें क्या करे आदमी कि अगर उनके त्वचा के अंदर अगर एक्स्ट्रा फैट, गंदा फैट जमा हुआ है, वो तो किसी भी चीज़ से साफ नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें वो एजेंट चाहिए जो कि उसको क्लियर करता हो, और वो भी बाहर से नहीं, अंदर से क्लियर करता हो। तो विटामिन B3 के जब वो ओरली जब वो टैबलेट लेते हैं तो 5-6 दिन में ही या 10 दिन में ही उनको वो वहाँ से क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक कारण ये भी निकला जो मुझे अभी 1 महीने पहले पता लगा। नहीं, मुझे भी दीजिए सर, मैं भी और अभी पढ़ूंगी। आगे जाके जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे, हमें साथ में हमें बहुत सारे कारण मिलते जाएंगे और आगे ही मिलेंगे, मुझे इस चीज़ का पता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में घुसते हैं, ये तो एक अंधा कुआं है, आप इसमें नीचे गिरते जाओ जितना भी है तो उतना गहरा है। अभी तो मैं देखती हूँ इतनी लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं सर, वेस्ट है, कोई इलाज, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम ही कर रहे हैं। नहीं, हमारा देखो अपना तरीका है, हमारा अपना अलग नहीं सर, पर एक तरीका है करने का। नेचुरल तरीके से करना और एक लेजर डर्माटोलॉजिस्ट ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं हमारी स्किन को हार्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, अब हम वो लेके आ रहे हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे अपने पेशेंट को 3 महीने के अंदर अंदर ठीक कर दें, डाइट से भी और हर चीज़ से भी। डाइट, सही सप्लीमेंट, सही दवाई, ये सभी चीज़ें कर देंगे नहीं उसको। सर, टाइम लगता है, देखिए किसी भी चीज़ में पेशेंट भी समझते हैं इस चीज़ लगता है उस चीज़ को, परंतु हम ये खुद चाह रहे हैं कि अब 3 महीने के अंदर अंदर सबको सब, 3 नहीं तो हद से 6 महीने, 1 साल तक ना लटकाएं किसी को भी। क्योंकि कुछ पेशेंट हमारे पास में ऐसे हैं जो साल भर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, परंतु उनका भी ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ है परंतु रफ्तार नहीं है। नहीं, पर सर कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनका 3 महीने में भी ठीक हो गया। हो जाता है। मेरे पास में तो 1 महीने वाले पेशेंट में जिनको 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। 2 पेशेंट्स ने मुझे कॉल करा है, मतलब 1 महीने में बर्बीज एक्यूफॉलिन लगाई और फेस पे और पी और ये वर्जन नारियल का तेल लगाया, बिल्कुल 1 महीना नहीं लगा, 26 साल का ठीक हो गया। 26 साल का? हाँ बिल्कुल, मेरे पास पेशेंट है सर, साउथ की पेशेंट है, वो खुद कॉल किया। एक पेशेंट और ने एक और है, उन्होंने कॉल किया, मैम मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या लगाया था उन्होंने? सर यही वर्जिन ऑयल, जैसे घी लगाया उन्होंने, देसी, कोकोनट हाँ देसी, पहले दोनों उससे हो चीज़ जाता ट्राई है। मेरे करते पास में यूट्यूब पे कमेंट आया था अभी 4-5 दिन पहले कि आपका, कि मेरे 5 दिन में ठीक हो गया लगाने के बाद में, हैं। हाँ विदिन 5 डेज। तो तो वो हो जाता मुझे- है। देखो हाँ। बहुत से लोगों का नहीं हो पाता, बहुत से को हो जाता है। अब ये कारण यही है ना, सभी के अपना pH लेवल सबका अलग अलग होता है। अब एक कारण निकल के आता है। नहीं, मुझे तभी लगा कि हाँ भाई, परंतु अब इसमें देखिए, तभी हम इतने डिटेल वीडियो बनाते हैं ताकि पेशेंट को अपने बारे में पता लगे और वो अपना इलाज कर सके कि वो क्या इलाज हो सकता है। क्योंकि देखिए अब तो मतलब कारण इतने हैं ना, अगर हम गिनाने बैठेंगे तो एक पूरी किताब लिखी जाएगी इस मेलाज़्मा के ऊपर या पिगमेंटेशन के ऊपर। सर जायफल स्किन को हार्म करता है ना? नहीं, फ़ायदा देता है।